हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, क्या उसका कारण था, क्या मुख्य कारण था और क्या क्या उसमें परिस्थितियां पैदा होती है, परिस्थितियां उत्पन्न होती है और उसका जो समाप्ति था वो किस संधि पे जाके समाप्ति होता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि क्लास में पढ़ चुके हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। समझ गए। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था उसका मेन जो कारण या मेन पृष्ठभूमि यानी कि कैसे वो तैयार हुआ, क्या उसका कारण था, वो था यूरोप में चल रहे इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के बीच प्रसा में सप्तवर्षीय यानी 7 सालों तक का जो युद्ध चला उसी का विस्तार रूप था। कहाँ? भारत में। यानी कि जैसे एक पोलैंड में एक जगह है साउथ वेस्टर्न में, यानी कि दक्षिणी पश्चिम में एक जगह का नाम है सिलेसिया, जो कुछ हिस्सा पोलैंड में और कुछ हिस्सा उसका जर्मन में है। तो उस पे 1742 में कब्जा कर लेता है कौन? रसिया या परसा उसको बोलते हैं, जो जर्मन राज्य है उस पे कब्जा कर लेता है। तो पुनः पुनः उसे अपने अधिकार में लेने के लिए ऑस्ट्रिया क्या है 1756 में उस पर आक्रमण करता है। तो इसको देखते हुए क्या होता है कि इंग्लैंड प्रसा का साथ देता है और ऑस्ट्रिया का साथ देता है फ्रांस। यानी कि यूरोप में तो वो लड़ ही रहे थे, तो इसका विस्तार कहाँ होता है कि जब वे भारत में रहते हैं तो उसी का विस्तार यानी कि उसी का प्रभाव पड़ता है भारत में भी। तो इंग्लैंड और फ्रांस फिर से यहाँ पे आमने सामने, दो यूरोपीय कंपनियां जो थी, शक्तियां थी, वो फिर से आमने सामने हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ फ्लो चार्ट, कुछ शॉर्ट नोट के माध्यम से। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध या इसी युद्ध के समानता में एक युद्ध लड़ा गया, वार्निवास का युद्ध, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलेसिया नाम याद रखेंगे, सिलेसिया। इस पे अधिकार करने के लिए दो जो यूरोपीय जो कंट्रियां थी, यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रसा या प्रसिया, प्रसा या प्रसिया, ये क्या कर रहे थे कि प्रसा 1742 में जब उस पर अधिकार कर लेता है तो 1756 में पुनः उस पर अपने अधिकार में लेने के लिए ऑस्ट्रिया क्या करती है कि उस पर आक्रमण करता है। 1742 में प्रसा अधिकार कर लेता है किस पे? सिलेसिया पे। आराम आराम से समझेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का साथ देता है कौन? फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस। और प्रसा का साथ देता है इंग्लैंड या अंग्रेज। तो अब इसका प्रभाव भारत पे कैसे पड़ता है, यानी कि वो वहां पे लड़ रहा था तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोग गांव देहात में देखे होंगे, जब कोई लड़ता है तो देखेंगे यहाँ बोलेगा कि अच्छा अच्छा, यहाँ अगर कोई कुछ कर नहीं पाता है तो एक बोलेगा कि चलो हम तुमको जहां देखेंगे वहीं मारेंगे। होता है ना, आप लोग आमतौर पर देखे होंगे। बोलता है कि चलो चलो हम तुमको देख लेंगे, जहां पे भी मिलेगा वहीं पे देख लेंगे, समझे। तो वही ये लोग थेथर टाइप का इंसान था इसमें। किसमें? फ्रांसीसी और इंग्लैंड में जो था वो अपने शक्ति यानी कि वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे हम बड़े हैं, हम शक्तिशाली हैं, बोले कि हम शक्तिशाली हैं, तो इसी को वर्चस्व को लड़ाई लड़ते हुए ये भारत में भी पीछे नहीं रहते हैं, यानी कि अपने यूरोपीय शक्तियां जो थी दोनों आपस में आ जाते हैं। तो इसका मेन जो कारण था और सिलेसिया पे जो अधिकार करना ऑस्ट्रिया चाह रही थी, प्रसा का वहां पे अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया फिर से अपने अधिकार में लेना चाहती थी 1756 में। तो 1756 से जो 63 यानी कि 7 साल तक जो युद्ध चला, इसी को हम लोग कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जिसका प्रभाव कहाँ पे पड़ा? भारत में। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव पड़ा कहाँ? भारत में। तो भारत में क्या हुआ कि 1758 से 63 के बीच में थर्ड कार्नेटिक वार या तृतीय कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। इसकी संधियां होती है, कुछ घटना घटता है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद जब डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस, उसके जगह पे गोडीहियो को भेजा जाता है, तो उसी को देखते हुए फ्रांसीसी जो सरकार था, फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी, वो अपने तरफ से एक सेना नायक काउंट डी लाली, नाम याद रखेंगे, काउंट
डी लाली इसे कब भेजता है? 1758 में एकदम एक सुसज्जित भारी भरकम सेना के साथ भारत में भेजता है कि चलो तुम अपना यहाँ पे प्रभाव स्थापित करो, वर्चस्व स्थापित करो, जो अंग्रेज धीरे धीरे बढ़ रहे थे उसके लिए। तो काउंट डी लाली जब 1758 में आता है तो इससे पहले ही 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। आप लोग पढ़े होंगे, या मैं आपको याद दिला दूं कि 1757 यानी कि 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो कंपनियां थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में अपना आधिपत्य जमाने में सफल होता है। क्या बंगाल में अधिकार कर लेता है, तो उसके पास कोई कमी नहीं रहता है, क्या कि धन दौलत सैनिक वगैरह जो भी था उसे वो मिल जाता है। तो मिलने के बाद जब ये तो पूरा मजबूत हो गया, सर्व संपन्न हो जाता है एक तरीके से, और फ्रांसीसी जो था वो आता है, यानी कि काउंट डी लाली 1758 में। तो ये चाहता है कि हम भी अपना वर्चस्व कायम करें। तो जब 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई में बंगाल पे जब अधिग्रहण कर लेता है, तो इसी 23 मार्च 1757 में ही बंगाल में स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पे रॉबर्ट क्लाइव और कैप्टन चार्ल्स वेस्टन या वाटसन, कहीं कहीं आप लोग बुक में पढ़ेंगे तो वाटसन भी दिया हुआ रहता है, तो चार्ल्स वेस्टन ने मिलके चंद्रनगर पे अधिकार कर लिया। तो ये यहाँ पे जो युद्ध चल रहा था वो हड़प नीति का युद्ध चल रहा था, यानी कि तुम हमारे क्षेत्र पे कब्जा करो तो हम तुम्हारे क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे। होता है ना, जैसे तुम हमारे क्षेत्र पे कब्जा करो तो हम तुम्हारे क्षेत्र पे, जो जहाँ पे जिसको क्षेत्र मिल रहा था उस पे कब्जा कर ले रहा था दुश्मनी के लिए, यानी कि वर्चस्व के लिए। तो चंद्रनगर पे जब कब्जा कर लिया तो काउंट डी लाली आता है, उसे मालूम पड़ता है। सबसे पहले आने के साथ ही वो मद्रास में एक बस्ती था अंग्रेजों का, फोर्ट सेंट डेविड इस पे कब्जा कर लेता है 1758 में। कौन? काउंट डी लाली। ये अंग्रेजी बस्ती थी, सॉरी, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्ती थी, उस पे कब्जा कर लेता है कौन? काउंट डी लाली। अब ये यहीं पे नहीं रुकता है, अब भाई आया तो कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा फ्रांसीसी कंपनी को। तो यहाँ पे नहीं रुकता है, वो तंजौर की ओर रुख करता है। कहाँ? तंजौर की ओर। लेकिन वो वहाँ पे अधिकार करने में असफल रहता है। काउंट डी लाली तंजौर की ओर रुख करता है, लेकिन वहाँ पे वो सफल नहीं हो पाता है, वो वहाँ से असफल होकर वापस लौटता है। फिर ये क्या करता है कि सोचता है कि अब बस्ती पे ही, जैसे फोर्ट सेंट डेविड पे अधिकार किए हैं, तो यह पूरे मद्रास पे कब्जा करना चाहता है। तो इसके लिए हैदराबाद से वो सेनापति या सेना नायक जो फ्रांस का था, बुस्सी, जो पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बुस्सी के बारे में, तो उसे बुलाता है कौन? काउंट डी लाली। किसे बुलाता है? बुस्सी को, कि चलो हम लोग दोनों अपना साथ में मिलके मद्रास पे अधिकार करते हैं, यानी मद्रास पे आक्रमण करने के लिए ये लोग अपना प्लान योजना बनाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही बुस्सी वहां से आया तो अंग्रेज इसी फिराक में रहते हैं कि चलो बुस्सी वहां से हटा तो चलो हम लोग अब कहाँ पे आक्रमण कर दें, यानी कि हैदराबाद पे। तो जो उत्तरी सरकार के नाम से हम लोग पढ़े थे कि उत्तरी सरकार में जो 4 जिला था जिसको मिलता है सलावत जंग, जो उपहार के स्वरूप में देता है फ्रांस को, यानी कि एल्लोर, मुस्तफानगर, राजामुद्री, चिक्कौल, जो 4 जिला था वो देता है, उस पे अधिकार कर लेता है कौन? कैप्टन फोर्ड। अंग्रेज कैप्टन था फोर्ड, नाम याद रखेंगे। कैप्टन फोर्ड अधिकार कर लेता है किस पे? हैदराबाद पे। अब भाई अधिकार कर लिया तो सलावत जंग भयभीत हो जाता है कि कहीं हमें भी ना मार दे, तो वो किसके पक्ष में हो जाता है? अंग्रेज के पक्ष में। यानी कि जो जिसके पक्ष में, जिससे मौका मिल रहा था, जिससे मतलब देख रहा था कि हमारा सत्ता बना रहे, वो उसकी तरफ हो जा रहा था। अब भय तो, मौत का भय तो सभी को है, तो सलावत जंग भयभीत हो जाता है, वो किसकी तरफ हो जाता है? अंग्रेज की तरफ। अंग्रेज किसकी तरफ हो जाता है? सलाबत जंग, ठीक है। सलाबत जंग हैदराबाद का जो नवाब बनता है फ्रांसिस की तरफ से, यानी फ्रांसीसी कंपनियां जो उसे हैदराबाद में नवाब घोषित करती है, तो वो किसकी तरफ हो जाता है? अंग्रेज की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि काउंट डी लाली
मद्रास पे भी कब्जा करने का सोचता है, तो ये सफल नहीं हो पाता है वहाँ पे और उसे वापस लौटना पड़ता है। तो ये तो घटना घटा। क्या क्या घटना घटा वो मैंने बताया आपको। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का मेन कारण क्या था, कब कब उसका जो मुख्य घटनाएं घटी, तो इसे भी आप लोग एक शॉर्ट मैप यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लिए होंगे। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण, यानी कि अब अंग्रेज भी सोच रहा था, और यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी सोच रही थी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी सोच रही थी कि बार बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कर्नाटक युद्ध लड़ रहे हैं, तो चलो अभी मूड हो गया कि आर पार, चाहे तो हम चाहे तो तुम। तो इसी आर पार के मूड में एक लड़ाई लड़ा जाता है, वांडीवास का लड़ाई। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। वांडीवास का लड़ाई लड़ा जाता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो जिला है तिरुवानपल्ली, तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को सर आयरकूट, अंग्रेज कैप्टन सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेना के बीच जो लड़ा जाता है, काउंट डी लाली जिसका सेनापति था, वांडीवास का युद्ध, जिसमें बुरी तरीके से पराजित कौन होता है, वांडीवास का युद्ध। इसे भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इसी के समानांतर लड़ा गया था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। वांडीवास के युद्ध में क्या होता है कि सर आयरकूट जो कैप्टन था किसका, अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बार बार जिक्र हो रहा है किसका, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और अंग्रेज यानी कि फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दो ही कंपनी यूरोपीय शक्तियां के बाद बात हो रही है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो वांडीवास का जो युद्ध होता है, तो सर आयरकूट और काउंट डी लाली के बीच में जब लड़ाई होती है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, तो वांडीवास जो क्षेत्र है तिरुवन्नापलई में, तो यहाँ पे क्या होता है, जिला है, नाम याद रखेंगे, तो उसमें पूरी तरीके से पराजित होता है कौन, फ्रांसीसी सेना। और बुस्सी जो था, फ्रांसीसी फ्रांसीसी सेना नायक, फ्रांसीसी अधिकारी बुस्सी, उसे क्या किया जाता है कि कैद कर लिया जाता है अंग्रेजों की सेना के द्वारा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि पूरा मनोबल टूट जाता है किसका, फ्रांसीसी कंपनी का, फ्रांसीसी सेना का, और वो बुरी तरीके से यानी कि पूरी तरीके से अपने आप को समर्पण यानी कि ये परास्त हो जाता है वांडीवास के युद्ध में। और यही युद्ध निर्णायक साबित होता है, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग निर्णायक युद्ध के रूप में जानते हैं। कि इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मात्र यूरोपीय कंपनियां थी जो एकमात्र अपने पूरे भारत में एकाधिकार जमाने में सफल होता है, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहाँ से फ्रांस पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। पांडिचेरी इसी वर्ष 1761 में, 1760 में तो लड़ा जाता है, 1761 में पांडिचेरी, माहे, जिंजी पे अधिकार कर लेता है अंग्रेज। यही नहीं रुकता है, अपना लड़ाई आगे बढ़ाते रहता है और इस पे भी अधिकार कर लेता है। फिर जाके अब देखता है कि चलो भाई बहुत हो गया, तो अब क्या होता है कि दोनों तरफ से संधि का प्रस्ताव, दोनों युद्ध में भी संधि का प्रस्ताव आता है, लेकिन दोनों थेथर आदमी था, थेथर जैसे वो होता है ना कि थेथर टाइप का इंसान, कितनों मानोगे ना, कितनों मनाओगे उसको तो मानेगा नहीं, होता है कि नहीं होता है, आप लोग देखे हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी और फ्रांसीसी, क्योंकि ये लोग वर्चस्व यानी कि अपना शक्ति दिखाने के यानी कि वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें क्या होता है, अब 1700 परिणाम क्या निकलता है किसका, तृतीय कर्नाटक युद्ध का, 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि होती है किस किस के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस और अंग्रेजी कंपनी जो थी उसके बीच में पेरिस की संधि के फलस्वरूप ये युद्ध समापना की घोषणा की जाती है। लेकिन इस संधि की कुछ शर्तें थी, क्या क्या शर्तें थी, इस युद्ध के बाद
फ्रांस जो लगभग समाप्त सा हो जाता है, फ्रांस शक्तियाँ समाप्त सी हो जाती है, यूरोपीय जो शक्ति थी फ्रांस, यानी कि जो कंपनी थी वो समाप्त सी हो जाती है। तो इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज फ्रांस को वो सारे क्षेत्र लौटा देता है जिस पे वो अधिकार किया था। तो अपने-अपने क्षेत्र को दोनों लौटा देता है, लेकिन इस संधि के फलस्वरूप ये शर्त बनता है, यानी कि ये शर्त रखा जाता है कि आप यहाँ पे भारत में ना कोई किलाबंदी कर सकते हैं, ना कोई सैन्य शक्ति रख सकते हैं। आप सिर्फ, यानी कि फ्रांस कंपनी को ये बताया जाता है कि आप सिर्फ अपना व्यापार पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। कौन बोलता है? अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में जब संधि होता है तो डुप्ले जो सोच समझ के आया था भारत में, जो यहाँ पे अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा कायम करता है, तो वो सोच के आया था, तो उसकी नीति को उखाड़ फेंकने में कामयाब होता है कौन? अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस संधि के फलस्वरूप हम लोग क्या-क्या देखे, सारे अधिकार जो क्षेत्र था वो लौटा दिया जाता है किसको? फ्रांस को। फिर 1763 ईस्वी में जो संधि होता है, पेरिस की संधि, इसी के साथ युद्ध समापन की घोषणा की जाती है किसके किसके बीच में? यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फिर इसमें क्या होता है कि अब आप यहाँ पे ना किलाबंदी कर सकते हैं फैक्ट्रियों में, ना सेना रख सकते हैं, तो आप सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। तो फ्रांस क्या था कि अपना सारा ध्यान अब व्यापार पे ही केंद्रित कर देता है। डुप्ले की जो नीति थी उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होते हैं अंग्रेज, और यहीं से क्या होता है कि अब सारी जो कंपनियां आई थी, पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रांस और इंग्लैंड और स्वीडन, तो इस सब के बीच में दो जो कंपनियां बचती है, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। तो अब सिर्फ इंग्लैंड का ही एकाधिकार क्षेत्र एकल, मतलब कि खुद एक कंपनियां जो यूरोपीय शक्तियां थी वो कौन सी बच जाती है? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहीं से ये भारत में अपना एकाधिकार क्षेत्र यानी कि मालिकाना हक जमाने लगते हैं। तो अब अंग्रेज पूरे भारत का, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे भारत का एक यूरोपीय शक्ति या कंपनी थी जो अपना इस पे शासन और चलाने लगते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध, वाणिवास का युद्ध जो था कहाँ पे लड़ा गया? तिरुवन्नामलई, ये जो तमिलनाडु का जिला है, क्षेत्र में वाणिवास का युद्ध लड़ा गया। कब? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। तो हम लोग पढ़े प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि? एकला सेपेल की संधि पे जाके समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी के संधि पे समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब? पेरिस के संधि पे जाके समाप्त होता है। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो लगभग जब हम लोग शुरुआत से देखेंगे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध से देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 20 वर्षों तक चला ये युद्ध। लगभग 20 वर्षों तक चला ये युद्ध ये निर्णायक करता है या ये साबित करता है कि अब पूरे भारत में एक ही यूरोपीय कंपनियां बचती है, वो बचती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे अपना मालिकाना हक जमाने में कामयाब होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसके बारे में कुछ शॉर्ट नोट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसके कुछ जो शॉर्ट मतलब संक्षेप में है उसे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो प्रमुख कारण क्या था, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि यूरोपीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया या फ्रांस के बीच में जो था, उसका विस्तार रूप कहाँ था? भारत में। फिर इसका यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच यूरोपीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी देखे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखे यानी कि भारतीय नरेशों के बीच में हस्तक्षेप, और तृतीय कर्नाटक यानी कि सबसे निर्णायक जो युद्ध था वार्निवास या तृतीय कर्नाटक का युद्ध, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा जो यूरोपीय क्षेत्र में चल रहा था उसका विस्तार रूप कहाँ था? भारत में। ये इसका प्रमुख कारण, और ये कारण और भी है, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो निर्णायक परिणाम नहीं निकल के आता है, उसका रिजल्ट आता है कहाँ पे? तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तो प्रमुख घटनाएं क्या घटती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 1760 ईस्वी में वार्निवास तिरुवन्नामलाई के जिले में जो तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ पे एक जगह है, वार्निवास की लड़ाई में अंग्रेज, जिसका नेतृत्व कौन करता है? सर आयरकूट। वार्निवास की लड़ाई 22 जनवरी, वार्निवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 ईस्वी को होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी होता है और फ्रांस बुरी तरीके से परास्त हो जाता है। यहीं से अंग्रेज यानी कि वर्चस्व की लड़ाई में आगे
और फ्रांसीसी जो कंपनी है वो भारत में पीछे रह जाती है और अपना वर्चस्व कायम करने में असफल रह पाता है और पतन का कारण बनता है। वार्निवॉस की लड़ाई के बाद 1761 ईस्वी में पांडिचेरी माहे जिन्नी पर अधिकार कर लेता है कौन? अंग्रेजी कंपनी। फिर आगे इसका परिणाम यानी कि एक संधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है और दोनों का अपना अपना जो अधिकारिक क्षेत्र है वो लौटा दिया जाता है। लेकिन ये इस संधि के फलस्वरूप ये शर्त रखा जाता है फ्रांस के लिए कि आप ना तो यहाँ पे किलेबंदी कर सकते हैं, ना सैन्य शक्ति रख सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार चला सकते हैं। कहाँ? भारत में। यानी कि जो फ्रांस कंपनियां थी वो सिर्फ अब अपना ध्यान जो है केंद्रित करता है कहाँ पे? व्यापार करने में। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण बनता है। तो लगभग हम लोग देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध से तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी वांडीवर्स की लड़ाई तक हम लोग देखते हैं कि लगभग 20 वर्षों तक चले इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो लड़ाइयाँ चलती है, युद्ध होता है, उसमें एक और एक मात्र यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एकाधिकार को बनाने में सफल हो पाता है। कहाँ पे? मालिकाना हक यानी कि भारत में। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। प्रथम प्रमुख घटनाएं, प्रमुख कारण, परिणाम क्या निकलता है। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 की संधि पे युद्ध की समाप्ति घोषणा होती है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। ये युद्ध जो है कर्नाटक के क्षेत्र में लड़ा जाता है, इसलिए हम लोग इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा भारतीय नरेशों के हस्तक्षेप, ये पांडिचेरी के संधि के फलस्वरूप युद्ध समाप्ति की घोषणा। तृतीय पेरिस की संधि यानी कि निर्णायक जो युद्ध था, तृतीय कर्नाटक युद्ध को हम लोग निर्णायक युद्ध के बारे में जानते हैं। तो चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ और आधुनिक इतिहास के प्रमुख घटनाएं के बारे में। तब तक आप लोग निरंतरता यानी कि मैं बार बार कहता हूँ मन लगा के पढ़े, थोड़ा थोड़ा ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, अपना रिवीजन करते रहें, निरंतरता बनाए रखें और ध्यान रखें। इसका नोट कर लेंगे और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।